जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा की तरह आज भी जो है खान सर का जो ये चमचमाती हुई बुक है जो दरोगा एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दिया था, इसी बुक का डिस्कशन कराएंगे। जो यूट्यूब पर पहली बार वीडियो देखने को मिलेगा, इस बुक का डिस्कशन यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रहा है। इसी बुक का हम डिस्कशन करा रहे हैं। चाहे इस बुक से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें गर्दा मचा करके तहलका मचा करके आ जाएंगे। हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठाइए और इसमें लाइए। अगर 70% नहीं मिला तो कहिएगा, ठीक है। तो 70% मार्क्स इसी बुक से आने वाला है, तो आप इसी बुक का डिस्कशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। किसका? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस चैनल पर अगर आप बने रहते हैं तो इस डिस्कशन के माध्यम से आपको इस बुक का, ये जो बुक है, इस बुक का एक एक पेज जो है, एक एक लाइन आपको याद हो जाने वाला है। अगर एक एक पेज, एक एक लाइन याद है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो गर्दा मचा करके आ जाइएगा। तो निश्चिंत होकर के आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनिए, ध्यान से सुनिए और सेट मारिएगा तो आपको सेट में अच्छा से अच्छा स्कोर करने का मौका भी मिलेगा, स्कोर भी आपका बढ़ेगा। तो आपको खुशी होगा कि हम एग्जाम क्रैक करने के नज़दीक जा रहे हैं। तो बिना दूरी के ग्रुप डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होता क्या है? तो विद्युत जो धारा होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश का स्थानांतरण होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद्युत धारा का जो स्थानांतरण होता है उसी को बोलते हैं आवेश का जो स्थानांतरण होता है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब कोई पॉइंट यहाँ से है, यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक से यहाँ तक आने में जितनी मात्रा में आवेश खर्चा हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी मात्रा में, यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी मात्रा में आवेश खर्च हुआ, उसी आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और कोई पूछे कि धारा बराबर क्या होता है, तो धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। धारा को I से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? धारा को I से डिनोट करते हैं। तो धारा को जब I से डिनोट करते हैं तो आवेश को Q से और समय को T से। इसका मतलब I बराबर होता है Q बटा T। I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T। इतना आपको याद में रखना है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। धारा को धारामापी नामक यंत्र, धारा को धारामापी यंत्र से मापते हैं, उस यंत्र का नाम है एमीटर। तो विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं? तो उसको मापते हैं एमीटर। क्या मिलते हैं? एमीटर या ओमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ओमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ओमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर ही होता है, ठीक है। और विद्युत धारा होता क्या है? तो आवेश का फॉलो होता है, फॉलो ऑफ चार्ज। यानी जो चार्ज होता है, चार्ज का एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ट्रांसफर होता है आवेश, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। विद्युत धारा। उसके बाद जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? स्थिर विद्युत। क्या है? स्थिर विद्युत क्या है? तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है, एक दूसरे पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे इसको इस पर हाथ पर रगड़ रहे हैं, इसको हाथ पर रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से जो चार्ज यहाँ पे संचित हो रही है, चार्ज जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, उत्पन्न होकर के, इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बोलते हैं। स्थिर विद्युत बोलते हैं। स्थिर विद्युत में हमेशा क्या स्थिर रहता है? तो आवेश हमेशा स्थिर रहता है। आवेश हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत, ठीक है।
स्थिर विद्युत जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है धन, एक होता है ऋण। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है, सॉरी, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। प्लस माइनस एक दूसरे में चिपक जाता है, प्लस माइनस एक दूसरे में चिपक जाता है, इसी को बोलते हैं विपरीत चार्ज। एक प्लस एक माइनस, दोनों में पटरी नहीं बैठता है, तो जब दोनों में पटरी नहीं बैठेगा तो चिपक जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो पटरी नहीं बैठने का मतलब है कि विपरीत होना चाहिए, एक का गुण अलग, एक का गुण अलग। जैसे लड़का लड़की को जो प्यार होता है तो लड़का लड़की से होता है, ना कि लड़के लड़के से होता है। अब हालांकि हो रहा है, समलैंगिक विवाह भी हो रहा है, ये सारे नियम निकल गई है, लेकिन जनरली जो होता है वो लड़का लड़की में ही होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव में ही होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे आप लोग भी करते हैं। ठीक है, वो एकदम मेंटलिटी है कि कोई भी हो वो करना ही है। अगर वो गुण नहीं है तो मर्द नहीं है या वो लड़की नहीं है। ठीक है, अगर ये आकर्षण शक्ति नहीं है तो ठीक है, ये तो होना ही है, प्रकृति का नियम। नेक्स्ट, तो समान जो आवेश होता है एक दूसरे को विकर्षित, मतलब एक टाइप का जो आवेश होगा एक दूसरे को विकर्षित करेगा, और असमान जो होगा एक दूसरे को आकर्षित करता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक देखिए, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है, यानी प्रतिकर्षित करती है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं। किसे? सी से। कूलम्ब को सी द्वारा लिखा जाता है, लेकिन उसको क्यू से डिनोट करते हैं। एक कूलम्ब विद्युत आवेश की मात्रा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे एक समान आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन बल लगाती है। मतलब एक कूलम्ब आवेश की मात्रा वो है कि अगर 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ वस्तु है तो उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁹ न्यूटन का जो बल लगाता है उसी को बोलते हैं एक कूलम्ब। एक कूलम्ब का मतलब होता है 1 मीटर दूरी पर रखी वस्तु पर 9 × 10⁹ मीटर का जो न्यूटन का जो बल लगता है उसी को बोलते हैं एक कूलम्ब। आई होप आपको कूलम्ब भी समझ में आ गया होगा, मतलब आवेश समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट के रूप में एक चालक का काम करता है। क्या है? कार्बन है, ग्रेफाइट के रूप में किस चीज का काम करता है? चालक का काम करता है। पेंसिल क्या है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल के एक कोना को छीलिए और दूसरे कोना को छीलिए, करंट पास कीजिएगा तो उससे करंट पास हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से कार्बन क्या है? ग्रेफाइट के रूप में एक चालक का व्यवहार करता है। मानव शरीर पर एक विद्युत का चालक है। क्या है? मानव शरीर भी विद्युत का क्या है? चालक है। अगर आप किसी व्यक्ति को करंट लगता है, आप भी उसको छूने जाइएगा, तार से सटा दीजिए, आप उसको छूने जाइएगा तो आप भी सटले रह दीजिएगा। समझ गए? तो मतलब सटले का मतलब होता है कि वो विद्युत का सुचालक है, मतलब उसमें करंट पास हो सकता है और होता भी है। कितना आदमी इलेक्ट्रिक से मर भी जाता है। समझ में आ गया ना? तो एक बार नहीं पता हो तो आप छू करके देखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है उसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक चालक से प्रवाहित होता है और कुचालक से इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रवाहित ही नहीं हो पाता है। मतलब कुचालक का इतना पावर है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट उससे इंटर ही नहीं मारेगा, मतलब उस एरिया में एंट्री नहीं मारेगा। जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी हो तो सूखी हुई लकड़ी में कितनों करंट घुसाएंगे, कितनों डालेंगे तो उससे किसी व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। मतलब अगर एक छोर पर लकड़ी से मान लीजिए ये तार है, लेकिन सपोज डेट ये लकड़ी है, यहाँ पे तार करंट सटा रहे हैं तो इस पॉइंट पर करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर चालक रहेगा तो इस पॉइंट पर जैसे छुएंगे धनाक दिन लगेगा। समझ गए? तो आपको छूने की जरूरत नहीं है। तो जो कुचालक होता है उससे करंट पास नहीं होता है, और जो सुचालक होता है, सुचालक को ही बोलते हैं चालक, तो उसे करंट पास हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे कांच हो गया, एबोनाइट हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज, रुई, अभ्रक, बेकेलाइट, पार्सोलिन, शुष्क वायु, ये सारी चीजें से करंट पास नहीं होती है। ये सभी चीजें कुचालक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक का इंजीनियर होगा तो वो क्या करेगा? रबर हाथों में ग्लव्स जो पहनता है रबर का पहनता है, वो जो रबर का पहनेगा। उसके बाद प्लास्टिक से किसी चीज को बांध दिया जाता है। टेप में क्या रहता है? प्लास्टिक रहता है।
तो उस तार जो नंगा तार रहता है उसमें प्लास्टिक लपेट देते हैं या टेप लपेट देते हैं, यानी रबर लपेट देते हैं। वो सब क्या है, विद्युत का कुचालक है, ताकि आप नंगे तार को छू भी देंगे, प्लास्टिक लपेटा रहेगा तो आपको करंट नहीं मारेगा, आप बच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कितना छोटिया का स्वाहा हो जाएगा, समझ में आ गया। इसलिए रबर प्लास्टिक कुचालक का यूज किया जाता है, ठीक। अब समझ लेते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम के नियम अनेकों एग्जाम में पूछ चुका है, क्या है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, आपको पता होने चाहिए। कूलाम का नियम तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह वह बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकता है। बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश है, मान लीजिए कोई आवेश यहां पर है, जैसे दो कॉलम है, ठीक है। तो एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर, तो मान लीजिए इसको आवेश बोलेंगे। तो एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, तो बल जो होगा इन पर लगने वाले आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब आवेश का जो गुणनफल होगा, जब आवेश का गुणनफल बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि हम तुम्हारे साथ साथ। समानुपाती का मतलब होता है जिए मरेंगे साथ साथ। मतलब मरेंगे, तू मरेगा तो हम भी मरेंगे, तू जिएगा तो हम भी जिएंगे, तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तू घटेगा तो हम भी घटेंगे। मतलब जिए मरेंगे सातों जन्म, इसी को बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। तो समानुपाती जो होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो आवेशों के बीच का गुणनफल अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बल भी बढ़ेगा। अगर आवेशों के बीच की जो गुणनफल होगा घटेगा तो बल भी घटेगा। तो बोलता है कूलाम का नियम कि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीचों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दूरी होगा तो दूरी के स्क्वायर करेंगे और उसका उल्टा होगा, स्क्वायर करेंगे और उसका उल्टा होगा। मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा, और दूरी कम करेंगे तो बल बढ़ जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जिए मरेंगे साथों साथ नहीं, मतलब तू मरेगा तो हम जिएंगे, तू जिएगा तो हम मरेंगे। समझ में आएगा? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है हम तुमको मारेंगे नहीं तो मरेंगे, मारेंगे नहीं तो मरेंगे। और समानुपाती का मतलब होता है जिए मरेंगे साथ, मतलब सातों जन्म तक जिएंगे। मतलब तू बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, घटेगा तो घटेंगे। इसी को बोलते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। आई होप इसका समझ में आ गया होगा। मतलब कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी का एक फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मतलब F फोर्स बराबर होता है Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर। इसी के बीच में एक नियतांक आ जाता है, उसको K से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल होता है, उसको K से डिनोट करते हैं। K का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, कि 9 गुने 10 के पावर 9। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं। तो कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो बोलता है कि ये जो बल लगता है एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच में, या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो आकर्षण कब होगा? जब पॉजिटिव निगेटिव होगा। अब प्रतिकर्षण होगा जब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो था कूलाम का नियम। लेकिन अब समझेंगे ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे ओम का नियम, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ओम का नियम कहता है कि धारा एवं विभवांतर के बीच का रिलेशन बताता है। धारा एवं विभवांतर, धारा और विभवांतर यानी जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है और वोल्टेज होता है, उसके बीच के विभवांतर पोटेंशियल का डिफरेंस बताता है। क्या बताता है? उसके बीच का रिलेशन बताता है। मतलब स्थिर ताप पर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, ठीक है। तो किताबों में घुमा घुमा के लिखता है, एग्जाम में भी आपसे घुमा घुमा के पूछता है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो और अनुक्रमानुपाती बोले या समानुपाती बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ओम का नियम कहता है धारा एवं विभवांतर के बीच का संबंध को बताता है। स्थिर चाप पर चालक के सिरों के बीच स्थिर टेम्परेचर स्थिर रखेंगे, टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे तो चालक के जो तार होता है, चालक तार के सिरों के बीच यानी एक सिरा से दूसरे सिरे के बीच उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, दोनों के बीच मतलब एक सिरा से ये तार हो गया, ये तार के बीच एक सिरा से दूसरे सिरे के बीच जो होता है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, विभवांतर का जो अंतर आता है, उसका जो होता है विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसके कहने का मतलब जो चालक तार है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके विभवांतर के समानुपाती होगा। मतलब इसमें जितना धारा प्रवाहित हो रहा है, जितना धारा प्रवाहित हो रहा है उतना ही मात्रा में विभवांतर भी का भी अंतर होगा, विभवांतर होगा। जितना मात्रा में धारा प्रवाहित होगा उतना ही मात्रा में जिस रेशियो से धारा प्रवाहित होगा उसी रेशियो से विभवांतर भी प्रवाहित होगा। मतलब करंट धारा का मान बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान घटाएंगे तो धारा का मान घटेगा। ये समानुपाती का मतलब यही होता है, समझ गए। तो समानुपाती बोले या अनुक्रमानुपाती बोले, ये दोनों का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, दोनों का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, ठीक। तो इसी को बोलते हैं, मतलब धारा समानुपाती होता है विभवांतर के, मतलब भी के। तो विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं। तो ओम का नियम कहता है कि भी प्रोपोर्शनल आई, भी अनुक्रमानुपाती आई, भी समानुपाती आई, भी प्रोपोर्शनल आई, और इसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आर जुट जाता है। मतलब भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, मतलब जो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आर जुट जाता है। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है? एक स्थिरांक है जो चालक तारों में विद्युत धारा के प्रवाहित होने को विरोध करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी धारा को अपने मन से प्रवाहित नहीं होने देता है, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। समझ आ गया? ये होता है, इस स्थिरांक का मूल्य जो होता है चालक की प्रकृति, लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा ताप पर निर्भर करता है। क्या है? इस पर ताप का निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इस सारी चीज़ों में डिफरेंस आता जाएगा। तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। अब देख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। क्या है? विद्युत विभव आखिर होता क्या है? तो किसी बिंदु पर 1 वोल्ट के विभव का अर्थ होता है, किसी भी पॉइंट पर 1 वोल्ट विभव मतलब पोटेंशियल का अर्थ होता है कि अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक 1 इकाई धन आवेश चलाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। मतलब अनंत से, इन्फिनिटी से, मान लीजिए कोई पॉइंट है तो इन्फिनिटी से पता नहीं कि कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से इस बिंदु तक आने में, इन्फिनिटी से इस बिंदु तक इकाई धनावेश के आने में अगर 1 जूल कार्य कर दिया गया हो तो उसी को बोलेंगे एक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? विद्युत पोटेंशियल, विद्युत विभव बोलेंगे। समझ में आ गया? यानी अनंत से इस बिंदु तक आने में, अनंत से अगर इस बिंदु तक आने में, क्या आने में? तो 1 इकाई धन, 1 यूनिट चार्ज आने में, अनंत से इस बिंदु तक 1 यूनिट चार्ज आने में अगर 1 जूल एनर्जी अगर कार्य कर जाता है, 1 जूल कार्य हो जाता है तो समझेंगे कि विद्युत विभव है। क्या है? विद्युत विभव है, मतलब 1 वोल्ट है। क्या है? 1 वोल्ट है। तो विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो समझ में अगर आ गया होगा कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट का मतलब होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक
एक इकाई धन आवेश को आने में अगर 1 जूल खर्चा हो जाए, 1 जूल कार्य हो जाए, तब उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। आई होप वोल्ट समझ में आ गया होगा, अगर अभी तक आप समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है। विद्युत विभव का प्रतीक जो होता है V होता है, और कैसा इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, और वोल्ट क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। वोल्ट क्या है, एक अदिश राशि है। वोल्टेज अदिश राशि है, और वोल्टेज का ऐसे मात्रक, विद्युत विभव का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। आप समझिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में अंतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच मान लीजिए इस बिंदु है, इस बिंदु के बीच में जो डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा है, विद्युत विभव का जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं विभवांतर। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो विभव है और विभव में जो डिफरेंस आ रहा है, उसी डिफरेंस को बोलेंगे विभवांतर। वांतर का मतलब ही होता है अंतर। तो विभव का अंतर, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को चलाने में किए गए कार्य की मात्रा को ही विभव बोलते हैं। तो आपको बता दिए हैं। विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। तो विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे उसमें चले गए आवेश की मात्रा। कार्य बटे आवेश। विभवांतर का मतलब होता है कार्य बटे आवेश, मतलब विभवांतर V बराबर W बटा Q, 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 और एक होता है V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। ये रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से सूचित किया जाता है, अदिश राशि है। अब विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। और क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा को किस चीज से मापा जाता है, तो ए मीटर से। किससे मापा जाता है, ए मीटर से। तो विद्युत धारा को ए मीटर से, विभवांतर को वोल्ट मीटर से। आपको पता ये होना चाहिए। अब जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध वे पदार्थ जिनमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोधक। जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीज हो गया, कांस्टेनम जैसी मिश्र, सभी जो मिश्र धातु में पर्याप्त उच्च प्रतिरोध होता है, इसीलिए इसको प्रतिरोधक बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम का तार जो हीटर में यूज करते हैं, वो क्या है, हाई क्वालिटी का प्रतिरोधक है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध करने वाला है, यानी इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का बहुत ज्यादा प्रतिरोध करता है। तो इसको बोलते हैं उच्च प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, उच्च प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधकों को उन विद्युत युक्तियों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जहां उच्च प्रतिरोधकों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको हीटर चलाना होगा तो खूब बढ़िया तार नहीं ना खरीद के लाएंगे, नाइक्रोम लगाएंगे ताकि वो विद्युत का प्रतिरोध करे, वो गर्म हो। समझ में आ गया। अगर एसी उसी अगर लगाना होगा तो आप बढ़िया क्वालिटी का तार खरीद के लाएंगे ताकि उसका प्रतिरोध कम हो, इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी से जाए, तार गर्म ना हो, इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट हो वो नहीं जले, ठीक है। तो जहां जिसका जरूरत होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि चालक का प्रतिरोध होता क्या है। तो चालक का वह गुण जिसके कारण वह उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। चालक का वह गुण जिससे होकर जो प्रवाहित होता है उसका वह विरोध करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध समझ में आ गया। जैसे टोला मोहल्ला में भी एक विष्णु भगवान होता है, ठीक है, कि अगर उसको पूछ पाछ नहीं कीजिएगा तो आपका विरोध करेगा, आपके काम में टांग लड़ाएगा। तो आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें जो टांग लड़ाता है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो आप लोग बोलते हैं वो विरोध कर रहा है। तो विरोध का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में होता है प्रतिरोध, मतलब आप जो काम करें उसमें जो विरोध करें उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी एंट्री कराते हैं
तो उसमें कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे लंबे तार में प्रतिरोध अधिक होता है जबकि छोटे तार में प्रतिरोध कम। अगर बहुत बड़का अगर काम कीजिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा, और कमे काम कीजिए उसमें कमे लोग प्रतिरोध करेगा। समझ में आ गया ना? तो अगर बहुत ज़्यादा बड़का काम कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग आपका प्रतिरोध विरोध करने वाला मिलेगा। अगर छोटे कैटेगरी का काम कर रहे हैं तो कमे लोग आपका प्रतिरोध करेगा। इससे आपको समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी उसी थ्योरी पर काम करता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, उसके मोटे तार में प्रतिरोध कम होता है, मोटे तार में प्रतिरोध कम तथा पतले तार में प्रतिरोध अधिक। जैसे मोटे तार से समझिए कोनो चल्ला बना हुआ खूब मजबूत हस्ती है, खूब खचरा है, बढ़िया मजबूत आदमी है, अगर वो काम करेगा तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, उसमें कोई टांग लड़ाने नहीं जाएगा। कोई टांग लड़ाने कीड़ा मकोड़ा आएगा तो उसमें कुछ ला के चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई कमजोर आदमी कोई काम करता है तो उसमें बहुत बड़ा टांग लड़ाने वाला हो जाता है। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो अगर मोटका तार है तो प्रतिरोध कम, और पतरका तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा। इसीलिए आपको अगर बढ़िया क्वालिटी के एसी लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि मोटका तार लगाइए। मोटका तार लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ताकि धाए धाए करंट पास होगा, वो जो उपकरण जरेगा नहीं। अब पतरका तार लगाएंगे तो रास्ते में इतना ना प्रतिरोध होगा, वो गर्मा के जल जाएगा, ना आपका मशीन काम करेगा, ना हीटर काम करेगा, ना आपका फ्रिज काम करेगा, सारा रख ले रह जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी युक्ति पर सारा काम करता है। ठीक, तो ये समझ लीजिए। उसके बाद चालक के ताप में वृद्धि करने पर, चालक की ताप में वृद्धि करेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे अगर किसी तार को गर्म कर दीजिए और उसमें करंट पास कराइए, करंट पास कराइएगा ना तो उसका रेजिस्टेंस पर और मतलब बढ़ जाता है, मतलब वो खिसिया जाता है, खौल जाता है। तो खौल जाएगा मतलब खिसिया जाएगा अगर तार, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसे करंट कम मात्रा में पास करेगा, मतलब किसी तार का आप गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए गर्म तार का यूज नहीं करते हैं, ठंडे तार का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और उसको डिनोट करने के लिए ओमेगा साइन का यूज करते हैं। देख रहे हैं खोपा लेखन जो बना हुआ रहता है साइन इस तरीके से घिंचा हुआ, उसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। उसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। क्वेश्चन पूछेगा कि चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा। चालक की जो मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या डिफरेंस आएगा? तो मोटाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा, पतला करेंगे प्रतिरोध ज्यादा होगा। इतना समझ में आपको आ गया होगा। चालक का ताप बढ़ाने से सभी विद्युत धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप कम करने से घटता है, परंतु जिसे मैग्नीज हो गया, नाइक्रोम हो गया, मिश्र जैसे धातु हो गया, उसका प्रतिरोध ताप से प्रायः अप्रभावित रहता है। जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीज हो गया, कांस्टेंडन हो गया, इस सब जो मिश्र धातु है, एलॉय है, इसका अगर आप टेम्परेचर कितना बढ़ा देते हैं तो खिसियाएगा नहीं, ये जस का तस रहेगा। जितना प्रतिरोध करता है उतना ही ये प्रतिरोध करेगा, मतलब इसमें चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक, तो इसमें प्रवाहित रहेगा। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता को आर बराबर होता है रो एल बाई ए। रो इस तरीके से घुमा के टेढ़ लिख देंगे, यानी पी जो लिखते हैं ना, पी में देखा पोछिया लगा देंगे तो हो जाता है रो, और रो गुने एल बाई ए। एल मतलब लेंथ और नीचे में होता है ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया। तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है, जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो रो जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता विशुद्ध धातुओं जिनमें से वो बनी होती है कि प्रतिरोधकता से अधिक उच्च होती है। मतलब
कोई जो एलॉय जो होता है जिससे बना होगा उससे ज़्यादा उसकी प्रतिरोधकता होती है, मतलब उसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बना होगा उससे भी ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैग्नीज को जो है कॉपर और मैग्नीज और निकेल की एक मिश्र धातु से बनाते हैं, तो इसकी प्रतिरोधकता कॉपर की प्रतिरोधकता से लगभग 25 गुना अधिक होता है। तो मैग्नीज की प्रतिरोधकता कॉपर से अधिक होती है। तो नाइक्रोम जो मिश्र धातु है विद्युत यंत्र जैसे आयरन में यूज करते हैं, टोस्टर में यूज करते हैं, विद्युत केतली में यूज करते हैं, रूम में जो हीटर लगाते हैं, गीजर लगाते हैं, और हीटर गीजर जो जितने सारे गर्म चीज़ें जो बन रही है जहाँ से गर्म चीज़ें उत्पन्न की जाती है, तो सारे चीज़ें में नाइक्रोम लगा होता है। और नाइक्रोम इसलिए लगा होता है कि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जैसे करंट देंगे वो जल्दी गर्म होगा, तो गर्म होगा तो आपको गर्मी का जरूरत है तो आपको गर्माहट देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम, अब प्रतिरोधकता हो जाएगा तो ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, इसीलिए चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानते हैं। चांदी को सबसे अच्छा विद्युत का चालक मानते हैं। लेकिन चांदी का यूज इसलिए नहीं करते कि महंगा है। अगर चांदी का आप घर में तार लगवाते हैं तो सांचे काट के ले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब घर में चोर लग जाएगा आपको तार काटने के लिए। तार काटने अगर तार लगाते हैं तो महंगा है, इसीलिए चांदी का यूज नहीं करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का यूज करते हैं ताकि ये सस्ता है। लेकिन अगर चांदी का लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। उसका अगर तार यूज करते हैं तो धकाधक काम करेगा। ठीक है, तो चांदी का तार कोई नहीं लगाता है। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के भेद का अनुपाती होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है जो R बराबर रो एल बाई ए होता है। R बराबर रो एल बाई ए। तो जो R होता है लंबाई के समानुपाती, क्या होता है? प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती तथा उसके जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। उसके बाद एरिया का बात करते हैं, तो एरिया अगर बढ़ाएंगे तो एरिया का उल्टा है, एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता घटेगा, एरिया घटाएंगे प्रतिरोधकता बढ़ेगा। क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई का समानुपाती, मतलब लंबाई बढ़े तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। इस तरीके से होता है, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना होता है। उल्टा होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधों का समायोजन, कि प्रतिरोध को किस तरीके से समायोजित करते हैं। तो दो तरीके से करते हैं, एक तो पैरेलल में जोड़ते हैं और एक सीरीज में जोड़ते हैं। पैरेलल में और सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ते हैं तो सारा सीरीज को R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना जोड़ना है N तक जोड़ते हैं। तो टोटल जो होता है RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट RN होता है सीरीज में। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वही हो जाता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/डॉट करके 1/RN के बराबर होता है, 1/RN के बराबर होता है। इसमें जो होता है श्रेणी क्रम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें नहीं बोलेगा कि किस तरीके से जोड़ते हैं, इसमें पूछेगा कि इस प्रकार के परिपथ में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसमें जो होता है जितने सारे प्रतिरोध को आप जोड़ेंगे, जितने सारे रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो सब में बराबर करंट जाएगा, लेकिन प्रतिरोध क्या होगा? सबका भिन्न होगा। इसीलिए एक एक करके जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा। क्या होगा? हर प्रतिरोध पर वोल्टेज जो है समान मिलेगा। पैरेलल में जोड़ेंगे वोल्टेज क्या होगा? समान मिलेगा, तथा प्रतिरोध क्या होगा? न्यूनतम प्राप्त करने का कोशिश करेगा। और रेजिस्टेंस क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा कि कम से कम प्रतिरोध हो। तो कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न हो, अब वोल्टेज का मात्रा सब में समान हो, सारे में समान हो, इसका मतलब होता है पैरेलल में। क्या होता है? पैरेलल में।
इसीलिए घर में जो आपका वायरिंग किया जाता है, घर का वायरिंग, तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। सीरीज जो रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, इसलिए कि जो जितने सारे उपकरण लगा होगा, चाहे बॉल लगा हो, फ्रिज लगा हो, एसी लगा हो, टीवी लगा हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी लगा हो, तो सब में जो है वोल्टेज जो समान जाएगा और कोशिश करेगा कि जो जिसका रेजिस्टेंस हो वो धीरे धीरे कम मात्रा में जाए, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए पैरेलल में जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि घर की जो वायरिंग होती है वो उसमें प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ते हैं, मतलब समांतर क्रम संयोजन देते हैं। समझ में आ गया ना, इतना आपको समझना है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, इसी को बोलते हैं सामर्थ्य। इसी को क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। मतलब विद्युत शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य, इसी को बोलते हैं विद्युत की शक्ति। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, विद्युत कार्य, इसी को बोलते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत परिपथ यानी कोई भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट लगा हुआ उसमें जो ऊर्जा कितनी मात्रा में क्षय हो रहा है, तो उसी क्षय होने की दर, क्षय मतलब खर्चा होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर होता है V गुणे I, V गुणे I, P बराबर V गुणे I, P बराबर V गुणे I, P बराबर V गुणे I। और विद्युत शक्ति का A सही मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का A सही मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का A सही मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का A सही मात्रक वाट होता है, जिसे W से सूचित किया जाता है। अब पता चलेगा कि 1 किलोवाट आखिर होता क्या है। आप घर में जो बिजली यूज करते हो वो यूनिट में आता है। क्या आता है, यूनिट में। तो आपको यूनिट नहीं पता होगा, तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट होता है, जान लेंगे। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब 1 किलोवाट घंटा का मात्रक मतलब हुआ कि वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 100, वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 100, इसी को बोलेंगे 1 किलोवाट। इसी को क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट। मतलब वाट गुने घंटा बटा 1000, 100 वाट गुने घंटा बटा 100, वाट गुने घंटा बटा 100, इसी को बोलेंगे 1 किलोवाट। क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। आपको आपसे कोई पूछे कि घर में जो विद्युत खर्चा होती है, घर में जो विद्युत खर्चा होती है उसको किस चीज़ में मापते हैं, तो उसको जूल में नहीं मापते हैं, उसके जूल में नहीं मापते हैं, क्योंकि जूल क्या है, छोटा मात्रक है। जूल क्या है, छोटा मात्रक है, तो छोटा मात्रक में नहीं मापते हैं। तो घर में तो बड़े मात्रक में ना यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको मापते हैं किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में, यानी किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। तो व्यवसायिक मात्रक यह हम लिया गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब केवल यूनिट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें बोला कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh। तो अपने मीटर में देखेंगे कि kWh, जैसे 200 चला होगा तो 200 kWh लिखा होगा, मतलब आपके मीटरवा में 200 यूनिट चला है। कितना चला है, 200 यूनिट चला है, 200 यूनिट चला है। तो मीटर नहीं देखने आता है तो देखेंगे कि कैसे उसको देखते हैं। तो मीटर में सबसे पहले अपने घर के जो मीटर लगा होता है उसमें यूनिट जानने के लिए आप देखेंगे कि उसके जितना भी मीटर आपका चला होगा उसके पीछे kWh लिखा होगा। जैसे 200 अगर यूनिट चला होगा तो 200 kWh लिखा होगा, इसका मतलब वही यूनिट है। मतलब 200 यूनिट आपके घर में बिजली का खर्चा हुआ है। तो अगर कोई बिजली वाला जो मीटर का बिलिंग करने आता है, अगर गलती बिल निकालता है तो उसको पकड़ के एक झापड़ दीजिए, उसको बताइए कि हमको इतना चलबे किया है, इतना क्यों बिल ज़्यादा निकाल कर दे रहा है। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट, क्या होता है, 1000 वाट घंटा के बराबर होता है।
1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। 1000 वाट घंटा, तो 1000 वाट घंटा, तो 1000 वाट घंटा जो होता है उसको सेकेंड में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36,000 वाट सेकेंड। क्या हो जाएगा 36,000 वाट सेकेंड, मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल अगर ऊर्जा आपके घर में खर्चा हो गया। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल अगर ऊर्जा आपके घर में खर्चा हो गया, इसका मतलब 1 यूनिट खर्चा किए हैं, इसका मतलब 1 यूनिट खर्चा किए हैं। तो इसको नापेंगे कैसे? तो नापने के लिए, विद्युत ऊर्जा का नापने के लिए एक सूत्र होता है, वाट गुने एम्पियर गुने घंटा बटे हजार, मतलब P गुने I गुने H। P का मतलब जो शक्ति होता है वाट होता है, I का मतलब एम्पियर विद्युत धारा होता है, H का मतलब घंटा होता है, मतलब PIH बटे हजार KWH लिख देंगे। PIH गुने H, PIH बटे हजार KWH, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इसी को क्या बोलेंगे? यूनिट। इसी को बोलेंगे यूनिट। जैसे 200 वाट का है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 200 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें जो है 1 घंटा तक चलाए तो कितना यूनिट खर्चा होगा? जैसे बड़का बड़का हीटर लगाए हुए हैं, हाइड्रोजन जलाए हुए हैं, तो कितना वाट का है, उसको कितना देर तक चला रहे हैं तो कितना आपका यूनिट खर्चा होगा। सारे चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंगल फार्मूला। तो आपके घर में लगा हुआ जितने उपकरण है, आपका कितना यूनिट खर्चा हो रहा है, तो उस पर कितना वाट का है, कितना एम्पियर का धारा जा रहा है और कितना घंटा तक चलाए हैं, इसको गुना करके 1000 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना यूनिट खर्चा हुआ है। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं। क्या है? कुछ फार्मूले, जैसे W बराबर P बराबर W/T हो गया, तो P बराबर W/T हो गया, तो इससे और फार्मूला लिखा सकता है कि W बराबर VIT, W बराबर VIT, W बराबर VIT, W बराबर क्या होता है? VIT, इसलिए P बराबर हो जाएगा VI। क्या हो जाएगा? P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI। उसी तरीके से P बराबर I² हो जाएगा, P बराबर I² हो जाएगा, P बराबर I² हो जाएगा, क्योंकि W बराबर होता है I²RT, W बराबर होता है I²RT, तो P बराबर हो जाएगा I²R। उसी तरीके से P बराबर V²/R, P बराबर V²/R। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। P बराबर V²/R, P बराबर I²R, P बराबर I²R, P बराबर V²/R और P बराबर VI। तीन फार्मूला आपको याद रखना है। P बराबर VI, P बराबर VI²R, P बराबर I²R, P बराबर VI, P बराबर VI। दो को याद हो गया, एक होगा P बराबर V²/R, P बराबर V²/R। तीन को आपको याद रखना है। कार्य का तीन को याद रखना है। कार्य का होता है VIT, कार्य का होता है VIT, कार्य का होता है VIT, एक होता है I²RT, I²RT, कार्य का होता है I²RT, I²RT, एक होता है VIT, एक होता है V²T/R, 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 I²RT, I²RT, VIT। सारे चीजें किसमें है? जिसमें T ऊपर हुआ हो, ठीक है। V²T/R, I²RT, VIT, यह कार्य का फार्मूला है। तो 3-3-6 को आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको सारे फार्मूले, कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप उसको हल कर जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं आने वाला है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके घर में कितना विद्युत खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। तो इसमें समझ लेंगे कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 हॉर्स वाट के बराबर होता है। एक होता है दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो ये दोनों को समझ लेते हैं। यदि धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वह क्या होती है? डीसी होती है। मतलब करंट सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उसको बोलेंगे डीसी करंट। क्या बोलेंगे? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। क्या है? डायरेक्ट एक ही दिशा में जा रहा है, उसको बोलते हैं डीसी, मतलब दिष्ट धारा कहलाती है। डिश धारा को संक्षिप्त रूप से डीसी लिखा जाता है। सेल या बैटरी से प्राप्त की गई डिश धारा होती है
कोई भी सेल हो या वो बैटरी हो, तो उस बैटरी से क्या निकलता है, डीसी निकलता है। क्या निकलता है, डीसी धारा निकलती है। तो यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे पीछे होता है तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक का प्रवाह एकांतर में हो लेकिन धारा का प्रवाह आगे पीछे हो, ठीक है, तो आगे पीछे होगा, अल्टरनेटिंग होता है। क्या होता है, आगे पीछे का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेटिंग होता है, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए अमीटर, प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए अमीटर और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो इसमें ज़्यादा हानि नहीं होगा। लेकिन अगर डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो रास्ते में रह जाएगा, लटकले रह जाएगा। समझ गए, मतलब ये क्या होता है, सुस्ती होता है। क्या होता है, सुस्त होता है। डीसी होता है सुस्त और अल्टरनेटिंग करंट होता है फुर्तीला, आगे पीछे करे करे कूदी कूदी चल जाएगा। ठीक है, कूद कूद के जाता है। तो जो कूद कूद के जाता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और जो डायरेक्ट सुराख से चला जाता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, मतलब डीसी करंट बोलते हैं। तो जो डायरेक्ट सड़क से जाएगा ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और जो कूद कूद के जाएगा, फुदुक फुदुक के जाएगा, वो जितना दूर तक उसको ले जाएगा ना चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा को ही नापते हैं अमीटर से। अब वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं, विभवांतर को। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो आपको इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा विचार है। और अगर इलेक्ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अभी तक आप इसको वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों में बहुत से ज़्यादा जितने सारे ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहाँ जहाँ है सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका जो परिवार हो जल्दी आगे बढ़ सके, अच्छा कंटेंट अच्छे जगह पर पहुँच सके, जिससे आपको फायदा हो सके, सेट में अच्छा नंबर आ सके। थैंक यू सो मच।